गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम पार्ट बी का सेकंड चैप्टर रीड कर रहे थे, इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। कि इसमें हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग क्या चैलेंजेस रहे थे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरह से कांग्रेस ने अपना डोमिनेंस किया इंडियन पॉलिटिक्स पर, क्या रीजंस थे उसके डोमिनेंस करने के। इसके अलावा हम पढ़ रहे थे अपोजिशन पार्टीज़ का, कि अपोजिशन पार्टीज़ का उस समय क्या रोल था। और उस हमने पढ़ा था कि एमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी, क्या अपोजिशन पार्टीज़ का एमर्ज हुआ था, उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। अब आज हम बात करेंगे अपोजिशन पार्टीज़ कि उस समय जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उनका क्या एक रोल रहा, कौन कौन सी पार्टीज़ थी। इनमें से कुछ हम पढ़ चुके हैं। ओके, आज हम कुछ और अपोजिशन पार्टीज़ का बारे में बात करेंगे जो कि उस समय अवेलेबल थी। देखिए, सबसे पहले आता है भारतीय जनसंघ की बीजेएस। कि बीजेएस उस समय की एक काफ़ी बड़ी पार्टी थी, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में, सेकंड जनरल इलेक्शंस में। अब देखिए कि जो बीजेएस थी उसका राइज कैसे हुआ, कैसे वो बनी, उसके बारे में देखिए। द भारतीय जनसंघ वॉज फॉर्म्ड इन 1951। कि भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी बीजेएस 1951 में बनी थी। और इसको जो फाउंडर मेंबर थे वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इट्स लाइनेज हावर कैन बी ट्रेस बैक टू द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और एंड हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस। अगर इसका हम देखें कि भाई ये कहाँ से निकल कर आई है, तो आज़ादी से पहले एक तो आरएसएस आज भी जो काम करती है वो, और एक हिंदू महासभा ये थी। यहाँ से इनका ट्रेस हुआ, यहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है बीजेएस का। द जनसंघ वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम्स। कि बीजेएस जो थी वो आइडियोलॉजी और प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग दूसरी पार्टीज से अलग थी। मीन्स दूसरी पार्टीज की आइडियोलॉजी और प्रोग्राम पॉलिसीज अलग थी और बीजेएस की अलग थी। अब देखिए उन्होंने किन चीज़ों पर जोर दिया। इट एम्फेसिस द आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन। कि बीजेएस ने जो इस पर फोकस किया वो था वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन। और and believed that the country could become modern, progressive and strong on the basis of Indian culture and tradition। और उन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया कि इंडिया जो है वो अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस के बेस पर मॉडर्न बने, प्रोग्रेस करे और मजबूत बने। यानी कि वो चाहते थे कि इंडिया की जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस है वो कंटिन्यू रहे, वो खत्म ना हो। द पार्टी कोल्ड फॉर ए रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत। एक उनकी एक डिमांड और थी, उनकी पॉलिसी थी कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों को एक साथ रीयूनियन कर कर अखंड भारत बनाना चाहते थे। यानी कि आप कह सकते हो कि वो इंडिया के पार्टीशन के अगेंस्ट थे। द पार्टी वॉज इन फोरफ्रंट ऑफ द एजिटेशन टू रिप्लेस इंग्लिश विद हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कि इंग्लिश को जब ऑफिशियल लैंग्वेज के रिगार्डिंग हुआ था तो उस चीज़ का उन्होंने अपोज किया था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। एंड वॉज ऑल्सो अपोज टू द ग्रांटिंग ऑफ कंसेशन टू रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़। कि उन्होंने इस चीज़ का भी अपोज किया था, जो कल्चरल और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग थे उनको जैसे क्योंकि रिजर्वेशन या कंसेशन दे रहे थे, उस चीज़ का भी उन्होंने अपोज किया। यानी कि इनकी आइडियोलॉजी दूसरी पार्टी से बिल्कुल ही डिफर थी। The party was a consistent advocate of India developing nuclear weapons, especially after China carried out its atomic test in 1964। अब देखिए वो इंडिया को एक एटॉमिक पावर बनाना चाहती थी कि जब, और ख़ासकर तब जब उन चाइना ने 1964 में अपने यहाँ पर एक न्यूक्लियर वो बना लिया था, वेपन बना लिया, तब इसने और फोर्स किया कि भाई इंडिया को भी अपना एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनना चाहिए। इन द 1950s जनसंघ रिमेंड ऑन द मार्जिन्स ऑफ द इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। कि 1950s का जो डिकेड था उस समय ये इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से अलग रही, यानी कि लोगों का इन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। और केवल इन्होंने 3 लोकसभा सीट्स की 1952 में केवल इनको 3 सीट्स मिली थी। इसके अलावा 1957 में 4 सीट्स इनको मिली थी। तो कहने का मतलब उस समय इनका इतना कंट्रोल नहीं था, क्योंकि सारी उस समय पावर्स जो जनरली आप कह सकते हो कि कांग्रेस के पास थी। In the early years, its support came mainly from the urban areas in the Hindi-speaking states in Rajasthan, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड यूपी। कि इन्हें जनरली जहाँ पर जो पहचान थी, जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ थे, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर अर्बन एरियाज़ के लोग इन्हें ज़्यादा लाइक करते थे। द पार्टी लीडर्स, पार्टी के लीडर्स देखिए कौन कौन से थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय एंड बलराज मधोक, ये उस समय की पार्टी के मेन लीडर्स थे। द भारतीय जनता पार्टी, और आजकल जो हम बीजेपी पार्टी बात करते हैं,
ये भी जनरली इसका भी जो ओरिजिन हुआ है वो बीजेएस से ही हुआ है कि बीजेएस का नाम चेंज कर कर बाद में बीजेपी कर दिया गया था। ओके, अब देखिए दीनदयाल उपाध्याय के बारे में यहाँ दे रखा है, फुल टाइम आरएसएस वर्कर सिंस 1942, 1942 से आरएसएस के वर्कर थे, फाउंडर मेंबर ऑफ बीजेएस, बीजेएस के फाउंडर मेंबर, जनरल सेक्रेटरी एंड लेटर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, बाद में उसके प्रेसिडेंट भी बने। जनसंघ इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, कि ह्यूमनिज्म जो उनको यूनाइट किया जाए। ओके, अब देखिए इस समय इसका सिंबल क्या था, इन्होंने एक सिंबल एक दिया दिखा रखा है ना, तो ये उस समय की पार्टी का सिंबल था, तो ये बीजेएस थी एक तो। दूसरा इसमें आता है स्वतंत्रता पार्टी और थी एक, स्वतंत्रता पार्टी का एक सिंबल देख लीजिएगा, स्टार का जो है वो उसका पार्टी का सिंबल था। स्वतंत्रता पार्टी was formed in August 1959 after the Nagpur resolution of the Congress, which called for land ceiling, take over the food grains trade by the state and adoption of cooperative farming। कि नागपुर सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, वहाँ के उसके बाद ये पार्टी बनी स्वतंत्रता पार्टी, ठीक है, जिन्होंने कि किन चीज़ों पर फोकस किया, लैंड सीलिंग पर, फूड ग्रेन ट्रेड के ऊपर बाय द स्टेट और एक कोऑपरेटिव फार्मिंग के ऊपर। द पार्टी वॉज लेड बाय ओल्ड कांग्रेसमैन लाइक सी राजगोपालाचारी, और इस पार्टी को लीड किसने किया था, इसको लीड किया था कांग्रेस के ही पहले के लीडर थे सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी, ये उस समय मेन लीडर्स थे। द पार्टी स्टूड आउट फ्रॉम द अदर्स इन टर्म ऑफ इट पोजिशन ऑन द इकोनॉमिक इशूज़, कि पार्टी जो थी, जो दूसरी वो आप पार्टी से कह सकते हो टू इस पोजीशन ऑन इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा होती कि इकोनॉमिक जो गवर्नमेंट की उस समय इकोनॉमिक पॉलिसी थी उन चीज़ों पर ये दूसरों से अलग थी। द स्वतंत्र पार्टी वांटेड टू गवर्नमेंट टू बी लेस एंड लेस इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग इट्स द इकोनॉमी, कि वो चाहते थे कि सरकार का इकोनॉमी में कम से कम इंटरफेयर हो, यानी कि अगर एक बात करें ओपन इकोनॉमी का वो सपोर्ट कर रहे थे। इट बिलीव दैट प्रॉस्पेरिटी कुड कम ओनली थ्रू इंडिविजुअल फ्रीडम, वो कहते कि देश में प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी जब इंडिविजुअल फ्रीडम के थ्रू, इंडिविजुअल फ्रीडम यानी कि जब सरकार का कंट्रोल नहीं होगा मार्केट के ऊपर। इट वॉज क्रिटिकल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, कि उन्होंने कहा कि ये गलत है कि स्टेट में जो है, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक मैटर्स में इंटरफेयर कर रही है। इसके अलावा सेंट्रलाइज प्लानिंग के खिलाफ थे वो, नेशनलाइजेशन एंड द पब्लिक सेक्टर। इट इंस्टेड फेवर्ड एक्सपेंशन ऑफ ए फ्री प्राइवेट, कि वो फ्री प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते थे। द स्वतंत्रता पार्टी वाज अगेंस्ट लैंड सीलिंग इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग लैंड सीलिंग जो थी उसके खिलाफ थी। अपोज कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग का अपोज किया, और स्टेट ट्रेडिंग, की गवर्नमेंट जो ट्रेड कर रही है उसके रिगार्डिंग इन्होंने अपोज किया। It was also opposed to the progressive tax regime and demanding dismantling of the licensing regime, कि एक तो जो टैक्स रिजाइम है उसमें उनका अपोज किया उसने, और एक लाइसेंसिंग सिस्टम जो था उसका उन्होंने अपोज किया, वो चाहते थे कि लाइसेंस सिस्टम को ख़त्म किया जाए। इट वॉज क्रिटिकल ऑफ द पॉलिसी of non-alignment and maintaining friendly relations with the Soviet Union and advocated closer ties with the US, कि नाम को उन्होंने अपोज किया कि आपने नाम तो बना लिया है कि नाम में था दोनों ब्लॉक से अलग रहना, दूसरी तरफ आप यूएस और यूएसएसआर के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ा रहे हैं। द स्वतंत्रता पार्टी गेन स्ट्रेंथ इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री बाय वेज ऑफ मर्जर विद न्यूमरस रीजनल पार्टीज एंड इंटरेस्ट। अब स्वतंत्रता पार्टी को थोड़ा सा जो आप कह सकते हो स्ट्रेंथ जो मिली थी वो तब मिली थी कि उन्होंने दूसरे पार्ट्स में जो वहाँ की रीजनल पार्टीज थी उनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया था। इट अट्रैक्टेड द लैंडलॉर्ड्स, इन्होंने लैंडलॉर्ड्स को अपने साथ जोड़ा, एंड प्रिंसेस को हु वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर लैंड, जो अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, एंड स्टेटस, और अपना स्टेटस जो था दैट वाज बीइंग थ्रेटन्ड बाय द लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन, जो कि उस समय लैंड रिफॉर्म के रिगार्डिंग कुछ कानून बनाए गए थे तो उनसे वो डरे हुए थे, तो उन लोगों के साथ मिलकर इन्होंने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू किया। द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस क्लास who were against nationalization and the licensing policies also support the party, कि इंडस्ट्रीज थे और बिजनेस जो क्लास के लोग थे वो नेशनलाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ थे कि उन्होंने सभी चीज़ों पर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल किया था, और लाइसेंस सिस्टम के अगेंस्ट थे, तो उन्होंने इस पार्टी का सपोर्ट किया।
Its narrow social base and the lack of dedicated cadre of party members did not allow it to build a strong organization network. लेकिन इनके मेंबर्स जो थे उनके बीच में आपस में कह सकते हो कि वो पार्टी के रिगार्डिंग डेडिकेट नहीं थे, आपस में उनमें कॉन्फ्लिक्ट थे, जिसकी वजह से कि ये अपने आप को एक आप कह सकते हो कि पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पाई। ओके, तो देखिए बीच में जो हमने पढ़ा है कि ये इस पार्टी की पॉलिसीज़ या आइडियोलॉजी, ऐसे ही हमने उसमें पढ़ा था कि उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, क्या पॉलिसीज़ थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि किन किन पॉलिसीज़ के बेस में ये जो पार्टीज़ थी उस समय, कांग्रेस या BJS या इसके अलावा स्वतंत्रता पार्टी, CPI, किन पॉलिसीज़ के बेस पर इनका आपस में डिफरेंसेस था। अब देखिए C राजगोपालाचारी के रिगार्डिंग क्या है, ए सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस एंड लिटरेरी राइटर थे, क्लोज महात्मा गांधी के क्लोज थे, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फर्स्ट इंडियन गवर्न टू बी द गवर्नर, फर्स्ट इंडिया के गवर्नर जनरल, इंडिपेंडेंट इंडिया के, ध्यान रखिएगा C राजगोपालाचारी, यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर रहे थे ये, बाद में चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास के चीफ मिनिस्टर बने, फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द भारत रत्न, और भारत रत्न से सबसे पहले इन्हें भारत रत्न मिला था, फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी, और स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडर मेंबर थे। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इनके बारे में। अब इसके अलावा एक यहाँ पे देखिए इमेज दी हुई है, पिक्चर दी हुई है। अब इस पिक्चर में ये देखिए जो इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट बनी थी, जो जिसे हम इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, तो उसमें ये सभी लीडर्स थे जो अलग अलग पार्टीज, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे। मैंने आपको पहले बताया था कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें सभी पार्टीज़ के लोग शामिल थे। देखिए इसमें दे रखा है कि नेहरू कैबिनेट आफ्टर द स्वेरिंग इन ऑफ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एज गवर्नर जनरल, कि देखिए बीच में ये जो ब्लैक स्पेक्स लगाकर बैठे हुए हैं नेहरू जी के, आप अगर देखोगे तो मेरी अपनी तरफ से देखोगे तो ये राइट साइड में ये C राजगोपालाचारी जो उस समय गवर्नर जनरल थी। सिटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखिए सबसे पहले रफ़ी अहमद किदवई, बलदेव सिंह, मौलाना आज़ाद, नेहरू, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, जॉन मैथल, जगजीवन राम, और ऊपर खड़े हुए में देखिएगा गदगिल, अंबेडकर, नेगी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाल स्वामी अयंगर, जयराम दास, दौलत राम, ये सभी उस समय के लीडर्स थे जो कि उस समय इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जनरली अपोजिशन पार्टीज के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।